Question number 5. A company has total annual sales, all credit, rupees 4 lakh dollars, and a gross profit margin of 20%. कंपनी की सेल जो है उधार सेल क्रेडिट सेल 4 लाख डॉलर है और उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 20%। अब यहाँ पे आप सीधा सा कैलकुलेट करें तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। अगर आप 4 लाख का 20% ले लें तो 4 लाख का 20% 10% आ जाएगा 40,000, 20% आ जाएगा 80,000, 80,000। तो 80,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? वो सारी बात है कि सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये 3,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बन जाएगी। नेक्स्ट है इट्स करंट एसेट्स आर 80,000, करंट लायबिलिटीज आर 60,000, इन्वेंट्रीज आर 30,000 एंड कैश आर 10,000। करंट एसेट्स का टोटल 80,000 है, करंट लाइबिलिटीज का 60,000 है, इन्वेंट्रीज का 30,000 है। अब हम जानते हैं कि इन्वेंट्री करंट एसेट्स का हिस्सा ही होती है, लेकिन यहाँ पे उसने इन्वेंट्री अलग से बताई है। मींस के इस 80,000 में से ये 30,000 तो इन्वेंट्री है, बाकी 50,000 क्या होंगे? वो होगा कैश होगा या अकाउंट रिसीवेबल, इस तरह की चीजें। एंड कैश 10,000, अगर कैश 10,000 है तो अब ये फाइनल हो गया कि करंट एसेट में से 80,000 10,000 तो कैश है, 30,000 इन्वेंट्री, तो बाकी 40,000 रह गया। वो 40,000 राउंड अबाउट कोई requirement first is how much inventory should be carried if management wants the inventory turnover to be 4। यही कह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए अगर हम अपना इन्वेंट्री टर्नओवर 4 रखना चाहते हैं। तो इन्वेंट्री का आंसर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर के फार्मूला से ही मिल सकता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला लिखेंगे तो हमें इन्वेंट्री का आंसर मिल जाएगा। उसके जो कंपोनेंट्स है वो इस सवाल के डाटा से हम हासिल कर लेंगे। रिक्वायरमेंट ए इज inventory turnover is equal to cost of goods sold divided by average inventory। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर। ये हमारा वो बेसिक फार्मूला जिसकी वजह से हम ये रिक्वायरमेंट हल कर सकते हैं। अब हमें सवाल में इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर दे दिया गया है। इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर यहाँ बताया गया 4 कि कंपनी चाहती है कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर 4 हो तो बताएं इन्वेंट्री कितनी होगी। तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे उसके आंसर की जगह पे विल बी इक्वल टू। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर का पता चल जाए तो हम ये एवरेज इन्वेंट्री का आंसर निकाल सकते हैं, जो कि हमारी इस सवाल की रिक्वायरमेंट है। इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच एवरेज इन्वेंट्री, कितनी एवरेज इन्वेंट्री होनी चाहिए, मींस कि एवरेज इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है। तो एवरेज इन्वेंट्री का फिगर निकल आएगा और फाइंड आउट हो जाएगा अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम कर लें। उसके लिए सवाल के पहले हिस्से में मैंने बताया था टोटल एनुअल सेल ऑफ 4 लाख, हमारे पास जो सेल है वो 4 लाख है एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% है। अगर हमें पता चल रहा है कि हमारी सेल कितनी है और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है तो हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट को माइनस करके रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें एक थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वो वर्किंग क्या है? वर्किंग ये है कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर हो सकता है? व्हाट इज इट्स इक्वेशन? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कि अगर सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सबसे आसान कैलकुलेशन होती है अगर हमें सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का मालूम हो। तो सेल्स इस सवाल में हमें बताई गई है, सेल अमाउंट इज 4 लाख डॉलर्स, 4 लाख डॉलर सेल की अमाउंट है और 20% ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है। तो यहां पे हम लिखेंगे 4 लाख सेल्स और उसमें से माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 20% किसका होगा? सेल का, यानी कि जो 20% है वो सेल का ही होता है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स
अब इसको आप जब हल करेंगे तो ये बन जाएगा 4 lakhs minus 20% ऑफ सेल मीन्स 80,000। सेल्स की फिगर हमारे पास बताई हुई 4 लाख और उस 4 लाख का 20% आएगा 80,000 एंड दैट विल बी इक्वल टू, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3,20,000। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट जो है वो फाइंड आउट हो गई। अगर इसको हम यहाँ पे यूज करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री का आंसर आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि हम 4 को भी डिवाइड कर देंगे 1 से, क्योंकि जिसकी कोई डिवीजन नजर ना आए उसका डिवीजन 1 होता है। तो 4/1 इज इक्वल टू 3,20,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इसको आप मजीद हल कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसकी शेप बन जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री and equal to 3,20,000 multiplied by 1। उसके बाद हम जानते हैं कि 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर क्या आएगा और हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। अब हमें इसका एवरेज इन्वेंट्री का आंसर चाहिए। अगर एवरेज इन्वेंट्री का आंसर चाहिए तो हमें इस 4 को किसी तरीके से ख़त्म करना होगा। उसका आसान तरीका ये है कि आप 4 मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को डिवाइड कर दें बोथ साइड्स पे। अगर ऐसा करेंगे तो इक्वेशन के मुताबिक हमारा 4 जो एक मल्टीप्लाई हो रहा है एवरेज इन्वेंट्री के साथ कोएफिशिएंट के तौर पे वो ख़त्म हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री का। तो हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री divided by 4 is equal to 3,20,000 divided by 4। इस तरह से अब ये क्रॉस होगा, ये 4 इस 4 से डिवाइड होने के बाद खत्म हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4 and it will be equal to 80,000। 3,20,000 डिवाइड बाय 4 ये था हमारा इस रिक्वायरमेंट का आंसर जो हमें चाहिए था। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 80,000। ये हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1 इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 पे। रिक्वायरमेंट 2 ये है, बी जो है, हाउ रैपिडली इन हाउ मेनी डेज मस्ट अकाउंट रिसीवेबल बी कलेक्टेड। कितने दिनों में अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हो जाएंगे। इफ मैनेजमेंट वांट्स एन एवरेज 50,000 इन्वेस्टेड इन रिसीवेबल्स एज्यूम 360 डेज अ ईयर। अगर हमारे अकाउंट रिसीवेबल में एवरेज 50,000 की अमाउंट हो, यानी कि एवरेज हमारे अकाउंट रिसीवेबल 50,000 हों, तो बताएं हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा। अब यहाँ से जो पूछा जा रहा है वो क्या है, हाउ रैपिडली इन हाउ मेनी डेज मस्ट अकाउंट रिसीवेबल बी कलेक्टेड। कितने दिनों में अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट होंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड से मुराद के कितने दिनों में हमारे रिसीवेबल कलेक्ट हो जाते हैं। तो सेम वही चीज हमसे पूछी गई है, कितने दिनों में हमारे रिसीवेबल कलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास रिसीवेबल 50,000 हो, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और उसके कंपोनेंट्स को इस सवाल में अप्लाई करेंगे। फार्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज अकाउंट रिसीवेबल multiplied by 360 means days in a year and divided by
क्रेडिट सेल्स। ये फार्मूला होता है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड का। अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? एवरेज कलेक्शन पीरियड ही हमसे रिक्वायर्ड है। एवरेज रिसीवेबल्स हमें दिए गए हैं 50,000 डॉलर्स। ये हमारे एवरेज रिसीवेबल्स हैं और मल्टीप्लाई हमने इससे करना है 360 से, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें बताया गया है कि अ कंपनी हैज टोटल एनुअल सेल ऑफ 4 लाख और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑल क्रेडिट। ये सारी सेल क्रेडिट है 4 लाख। तो ये 4 लाख हमारी क्रेडिट सेल होगी। यहाँ पे हम 4 lakhs को डिवाइड कर देंगे। इसको जस्ट हमें एक डिवीजन करना है और हम अपना आंसर हासिल कर लेंगे। मीन्स 15,000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 4 lakhs। जी ये हमने कर लिया 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो ये आंसर आता है 45 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड मींस डेज में आंसर आएगा। और पूछा भी हमसे यही गया था, क्वेश्चन में था कि हाउ रैपिडली इन हाउ मेनी डेज मस्ट अकाउंट रिसीवेबल बी कलेक्टेड। कितने दिनों में अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हो जाएंगे अगर अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट 50,000 हो और साल में दिन 360 हो और सेल हमारे पास गिवन है 4 लाख डॉलर। तो हम यही फार्मूला एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला उसे बता सकते हैं कि 45 डेज में हमारे अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हो सकते हैं। स्टोनी मैसन्स हैज सेल्स ऑफ 6 मिलियन। तो सेल्स अगर 6 मिलियन दी हुई है और टोटल एसेट टर्नओवर दिया हुआ है 6, तो इस फार्मूले से हम अपना एसेट्स का फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल एसेट टर्नओवर का वर्किंग करके। टोटल एसेट टर्नओवर का आंसर मौजूद है, सेल्स का फिगर मौजूद है, तो एसेट्स का फिगर मालूम हो सकता है। अगर एसेट का फिगर हमें मालूम हो जाए तो हम इस नेट प्रॉफिट के साथ मिला के इसका रिटर्न ऑन एसेट्स या जिसको हम अर्निंग पावर कहते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 6, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो रिक्वायरमेंट है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला है नेट इनकम या नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हमारे पास जो चीजें गिवन हैं उनमें से एक है नेट प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नजर आ रहा है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1,20,000। तो 1,20,000 नेट प्रॉफिट मौजूद है, लेकिन इस पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास टोटल एसेट्स का फिगर मौजूद नहीं है, उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट के फिगर सिर्फ लिख सकते हैं, टोटल एसेट्स की हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। उसकी वर्किंग में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि हमें टोटल एसेट टर्नओवर का आंसर बताया गया और साथ में हमें सेल्स की अमाउंट बता दी गई है। तो इन दोनों की मदद से हम एसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल एसेट टर्न का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये इसकी वर्किंग है। जी टोटल एसेट टर्नओवर में हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर का आंसर मौजूद है, वो आंसर है 6। इसको हम 6 को यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर के आंसर्स की जगह लिख देंगे और सेल्स की जगह लिखेंगे 6 मिलियन। $6 million means 60 lakhs divided by total assets। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई इस्तेमाल करेंगे और टोटल एसेट्स के फिगर को फाइंड कर लेंगे।
इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर यानी कि टोटल एसेट्स के साथ। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 60 lakhs multiplied by 1, and it will be equal to total assets multiplied by 6 divided by 6 is equal to 60 lakhs divided by 6 means both sides को अगर हम 6 पे डिवाइड कर दें तो हम सिंप्लीफाई कर सकेंगे इसे। तो फिर ये बन जाएगा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 10 lakhs। ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा कि हमारे टोटल एसेट्स 60 लाख को 6 पे डिवाइड करने से 10 लाख आ जाएंगे। ये 6 आपस में डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 लाख। तो ये 10 लाख हमारे टोटल एसेट्स हैं, इनको हम यहाँ पे फार्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई सिंपली करना है हमें कि 1,20,000 डिवाइड बाय 10 लाख। It will be equal to 12%। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 6, interest coverage for problem number 7 is equal to EBIT divided by interest expense। अगर हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को डिवाइड कर दें इंटरेस्ट एक्सपेंस से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा इंटरेस्ट कवरेज का, जो इस सवाल की रिक्वायरमेंट है। मींस इंटरेस्ट कवरेज हमसे पूछा जा रहा है। इंटरेस्ट कवरेज अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास होना चाहिए EBIT जो कि गिवन है, जो ये हमारे सामने नजर आ रहा है 1.5 मींस ये 15 लाख है। 15 लाख डॉलर हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और हमें कहा गया कि इंटरेस्ट कवरेज निकालें। तो दूसरा हमें कंपोनेंट जो चाहिए यहाँ पे वो दूसरा कंपोनेंट है इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे आएगा? अब हमें करना ये है कि इस हर लोन की अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है इसके परसेंटेज के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके सामने लिख देंगे, उसके साथ दूसरी जो लोन की अमाउंट है उसको उसके परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसकी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से तीसरी अमाउंट और चौथी अमाउंट, हर अमाउंट को हम उसके मल्टीप्लाई करते जाएंगे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के साथ। बाद में इन तमाम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो इस जगह पे हमारे पास जमा हो जाएंगे उन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की अमाउंट को आप यहाँ नीचे डिवीजन में डिनोमिनेटर में लिखेंगे और EBIT न्यूमिनेटर में लिखेंगे जो कि गिवन है 1.5। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज। तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 इजीली सॉल्व हो जाएगी।